Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. A new story. Reborn for new life. जब सपना या हकीकत। आज शनिवार था। वीकेंड होने की वजह से आज के दिन श्रव्या को ऑफिस नहीं जाना था, लेकिन फिर भी वह सुबह जल्दी उठ गई थी, या ये कह सकते थे वो कल आधी रात से सो ही नहीं पा रही थी। बारिश की वजह से बाहर का मौसम अभी ठंडा था। जब श्रव्या अपने रूम की बालकनी में आकर खड़ी हुई तब आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। उसका अपार्टमेंट समुद्र किनारे पर था, जिस वजह से वहां खूबसूरत नजारा दिख रहा था। उसे अभी उस नजारे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तब तक बालकनी में खड़ी रही जब तक वह पूरी तरह भीग ना गई। श्रव्या अभी भी कल रात उसने जो सपना देखा उससे उभर नहीं पा रही थी। वह अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि जो उसने देखा वह सपना था या हकीकत। उसने अपनी एक पूरी लाइफ बताई थी उस सपने में, बिल्कुल अकेले, ना उम्मीद के भंवर में। अगर वह हकीकत थी तो वह दोबारा ऐसी लाइफ कभी नहीं जीना चाहेगी, और अगर वह सपना था तो वह कभी नहीं चाहती कि उसकी लाइफ उस सपने जैसी हो। इसीलिए बालकनी से रूम में जाते हुए उसने डिसाइड किया कि वह अपनी लाइफ उस सपने जैसी कभी नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। श्रव्या एक बहुत सामान्य जिंदगी जीना पसंद करती थी। वह काम के अलावा किसी और से ज्यादातर बातें नहीं करती थी, और यहाँ तक कि वह अपने फ्री टाइम में बुक्स पढ़ना या हल्का फुल्का म्यूजिक सुनना पसंद करती थी। श्रव्या रूम में आकर सबसे पहले बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वह अब फ्रेश मन से फिर से एक बार सोचना चाहती थी कि आगे उसे क्या करना है। थोड़ी देर में श्रव्या बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है। उसने अभी ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप और ऑरेंज कलर का नी लेंथ का स्कर्ट पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने स्ट्रेट हेयर को खुला छोड़ा हुआ था। श्रव्या रेडी होकर हॉल में आए। उसने चारों तरफ देखा। उसका ये अपार्टमेंट अभी पूरी तरह स्टाइलिश तरीके से सजाया गया था, जिसकी चमक समय के साथ खत्म हो गई थी और आखिर में उसे ये अपार्टमेंट बेचना पड़ा था। ये अपार्टमेंट श्रव्या ने अपने पैसों से खरीदा था। ये एक 2 BHK अपार्टमेंट था, जो ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके अकेले के लिए काफी था। श्रव्या को अब भूख लग रही थी तो वो अपने लिए कुछ बनाने के लिए किचन में गई। उसने जल्दी से पोहा बना के उसे लेके आकर सोफे पर बैठ गई। उसने खाली घर में चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी कुछ उदासी थी। उसने टीवी चालू कर दिया और पोहा खाना शुरू किया, और थोड़ी देर के लिए अपने सभी विचारों को साइड में रख खाना एंजॉय करने लगी। अभी खाना खत्म ही हुआ था कि उसके फोन की रिंगटोन बज उठी। श्रव्या ने टीवी बंद करते हुए फोन अपने हाथ में लिया। जब उसने देखा कि किसका फोन है तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ये उसके नानाजी का फोन था, जिन्हें उसने एक अरसे पहले खो दिया था। उसके नानाजी के जाने के बाद शायद ही किसी ने उसकी फिक्र करते हुए दिल्ली उसे कॉल किया होगा। श्रव्या ने खुशी खुशी अपना फोन उठाते हुए कहा, हेलो नानू। दूसरी तरफ से पहले कुछ खांसने की आवाज आई, फिर एक जानी पहचानी उम्रदराज लेकिन चिंतित आवाज सुनाई दी, श्रव्या क्या आपने खाना खा लिया? ये सुनते ही श्रव्या की आंखें हल्की नम हो गई। उसने इस आवाज को एक लंबे अरसे तक बहुत मिस किया था। फिर उसने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में कहा, मम्मा मैंने खा लिया। नानू क्या आपको जुकाम हुआ है? आपने दवाई ली? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने अभी अभी अदरक वाली चाय पी है, इसलिए अभी कुछ देर में गले की खराश चली जाएगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें मेरे लिए ये करना ही होगा। अपनी बात साबित करने के लिए नानाजी ने अपनी आवाज एनर्जेटिक करते हुए कहा। अपनी बात आगे जारी रखते हुए उन्होंने एक दृढ़ आवाज में कहा, मेरी उम्र होती जा रही है। तुम्हारी माँ पूरा दिन काम में बिजी होती है, जिस वजह से मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है। मैं तुमसे कहा था मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, वह सबसे बेस्ट होगा। इसलिए मैं कभी किसी की तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा है वैसा इंसान तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। इतना कहते हुए वह अचानक रुक गए, फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, लेकिन आज मैं तुम्हें किसी की सिफारिश करना चाहता हूँ। वह इंसान वेल मैनर और काफी जिम्मेदार इंसान है। वह अभी अभी न्यूयॉर्क से वापस आया है, क्योंकि मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी बेहतरीन रहेगी। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहिए। इसीलिए आज दोपहर 1 बजे आपको उनसे लंच के लिए मिलने जाना है, जिसके लिए मैंने अटीरा गार्डन व्यू रेस्टोरेंट में बुकिंग कर दी है। टाइम से वहां पहुंच जाना। मैं चाहता हूं आप उसके बारे में खुद जाने, फिर ही कोई निर्णय ले। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। इतनी लंबी बात कहने के बाद नानाजी ने तुरंत ही फोन काट दिया, इस डर से कि शायद श्रव्या उनकी बात को मना ना कर दे। श्रव्या काफी देर तक फोन की स्क्रीन को घूरती रही, फिर बेबस होकर हंसने लगी। अब उसके नानाजी को भी उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी।
श्रव्या याद आता है कि अभी के समय में उसके करीबी सभी लोगों को उसकी शादी की चिंता होती थी, इसलिए सब उसके लिए डेट अरेंज करते थे, लेकिन वो सभी को मना कर देती थी, जिस वजह से एक बार उसकी माँ ने कहा था, श्रव्या अब आप 26 की हो गई है, ना कि 16 साल की। ये सुन के उसे उस टाइम बुरा लगा था, लेकिन अभी उसे समझ आ रहा था कि सबको उसके अकेलेपन की फिक्र थी, इसलिए सब उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते थे। इस बार वो भी अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो आज जरूर जाएगी उस इंसान से मिलने जिसने उसके सख्त मिजाज नानाजी को अपनी तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया था। चटूक वो दोनों वापस आ रहे हैं। श्रव्या आगे के फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए चाय पीने की सोचती है। श्रव्या अपने लिए एक कप चाय बनाती है। श्रव्या एक बहुत बड़ी चाय लवर है। उसका दिन कभी भी चाय के बिना शुरू नहीं हो पाता। उसे कुछ भी नया सोचने के लिए चाय की जरूरत होती थी। चाय बनाकर उसे मग में लेकर श्रव्या बालकनी में रखे सोफे पर आकर बैठ जाती है। वह वहां पर बैठकर बारिश देखते हुए सोचने लगती है कि उसने आज ही के दिन ऐसा सपना क्यों देखा, और वह अगर हकीकत थी तो वह आज के दिन में क्यों लौट आई थी। लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह भी 26 साल की थी और जब उसकी डेथ हुई तब वह 80 साल की थी। तो अभी वह जितनी चीज है अपने पास्ट की जो उसे याद थी, वो सारी की सारी एक डायरी में लिख रही थी, ताकि वह बाद में कुछ भूल न जाए। उसने सारी इंपॉर्टेंट बातें डायरी में नोट कर ली थी और अपनी चाय का कप अभी खत्म करके रखा ही था कि उसका फोन फिर से बज पड़ा। उसने बिना देखे कि किसका फोन है कॉल रिसीव कर लिया। कॉल की दूसरी तरफ से एक लड़की की बहुत ही खूबसूरत आवाज आई। श्रवु, यह मैं हूँ। मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ। अभी मैं दुबई पहुँच चुकी हूँ, इसीलिए 6 घंटे से भी कम समय में आप अपनी खूबसूरत दोस्त नव्या सिंह को अपने सामने देख पाएंगे, जिसके बारे में आप दिन रात सोचती रहती है। सिया ने अपना सरनामे हिलाया और उसके फेस पर बहुत ही प्यारी स्माइल आ गई थी, और उसी स्माइल के साथ उसने कहा, ब्यूटीफुल लेडी नव्या, हमने सिर्फ कुछ ही दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन लगता है आपकी नशा करने की आदत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दूसरी तरफ से तुरंत ही नव्या के खिलखिला के हंसने की आवाज आई। नव्या की हंसी खत्म होते ही वो कुछ देर के लिए चुप हो गई और सिया ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद नव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, श्रवु, हम। श्रव्या ने चाय का मग पहले नीचे रखा और डायरी लेकर एक बार फिर सारे की सारी घटनाओं को चेक करने लगी। नव्या की आवाज से ही वो समझ सकती थी कि कुछ तो गंभीर बात है, इसीलिए उसने डायरी में देखते हुए दोबारा पूछा, क्या बात है। दूसरी तरफ से नव्या ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वह ये बात बताने के लिए अपने आप को तैयार कर रही हो, और फिर धीमी आवाज में कहा, मैंने अभी अभी धैर्य खन्ना को देखा है, श्रद्धा सिन्हा के साथ। वो दोनों मेरे साथ एक ही फ्लाइट में है। वो दोनों वापस आ रहा है। जैसे ही नव्या ने ये कहा, श्रव्या का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके दोनों हाथ फोन और डायरी पर कस गए। नव्या की वह धीमी आवाज उसके कान में गुंजने लगती है, मैंने अभी अभी धैर्य खन्ना को देखा है, श्रद्धा सिन्हा के साथ। वह दोनों मेरे साथ एक ही फ्लाइट में है। फोन की दोनों तरफ सन्नाटा छा जाता है। यहाँ तक कि नव्या जो इस वक्त दुबई में थी, वह भी श्रव्या के लिए उदास हो गई। उसे अब ये बात श्रव्या को बताने के लिए अफसोस होने लगा, लेकिन कुछ चीजों का सामना कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है। ये जानते हुए उसने चिंतित होते हुए कहा, श्रवु, क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आता देख नव्या ने चिंतित और गिल्टी टोन में कहा, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। शायद मुझे तुम्हें ये बताना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर तुम अपने सामने अचानक उन दोनों को एक साथ मुस्कुराते हुए देखोगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल और हॉट ब्रोकन होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अभी से इस बारे में पता हो। कुछ देर बाद चुप रहने के बाद श्रव्या ने अपने हाथ में रखी डायरी को धीरे से बंद किया और अपनी आंखें बंद कर ले और एक गहरी सांस लेकर उन्हें खोल दी। उसकी टिमटिमाती आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने बेहद शांत आवाज में कहा, ममम, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। थैंक यू नवू। नव्या ने गहरी सांस ली और फिक्र से भरी आवाज में कहा, क्या तुम सचमुच ठीक हो। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। वो इंसान इस लायक नहीं है कि तुम उसके लिए परेशान हो। नव्या ने अपनी आंखें ऊपर करके बारिश को देखते हुए बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम परेशान होने की जगह कुछ देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेती। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊंगी। फिर इससे पहले कि नव्या कुछ जवाब दे पाती, श्रव्या ने अचानक फोन काट दिया। श्रव्या ने महसूस किया कि अचानक ही उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। एक पूरी जिंदगी खत्म करने के बाद भी उसे इन बातों से अभी भी फर्क पड़ रहा है, ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई। एक तरफा रिश्ता जिसे निभाने के लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया था, अब वो उसे फिका सा लगने लगा। श्रव्या को अब आज का दिन अच्छे से याद आ गया था।
आज के दिन जब नव्या ने उसे बताया कि शौर्य वापस आ रहा है तो वह उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए उसके करीब रहने का रास्ता ढूंढने में पूरा दिन बिता दिया। यहाँ तक कि अपने नाना जी के बताए हुए लड़के से मिलने भी नहीं गई, जिससे उसके नाना जी उससे नाराज हो गए थे। लेकिन इस बार वह ऐसा कुछ नहीं होने देगी, वह उस लड़के से जरूर मिलने जाएगी जिससे उसके नाना जी ने उसके लिए पसंद किया था। अब वो खुद को आगे बढ़ने का मौका जरूर देगी। वो पीछे मुड़ के उस टूट चुके रिश्ते का शोक कभी नहीं मनाएगी। सब कुछ सोचते सोचते श्रव्या के सिर में दर्द होने लगा था, इसीलिए उसने इन सब से ब्रेक लेने की सोची। उसने रूम में आकर डायरी को सही से रखा और किचन में जाकर चाय का मग और बाकी के बर्तन साफ कर दिए। श्रव्या आगे के फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए चाय पीने की सोचती है। श्रव्या अपने लिए 1 कप चाय बनाती है। श्रव्या एक बहुत बड़ी चाय लवर है। उसका दिन कभी भी चाय के बिना शुरू नहीं हो पाता। उसे कुछ भी नया सोचने के लिए चाय की जरूरत होती थी। चाय बनाकर उसे मग में लेकर श्रव्या बालकनी में रखे सोफे पर आकर बैठ जाती है। वह वहां पर बैठकर बारिश देखते हुए सोचने लगती है कि उसने आज ही के दिन ऐसा सपना क्यों देखा और वह अगर हकीकत थी तो वह आज के दिन में क्यों लौट आई थी। लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह भी 26 साल की थी और जब उसकी डेथ हुई तब वह 80 साल की थी। तो अभी वह जितनी चीज है अपने पास्ट की जो उसे याद थी वो सारी की सारी एक डायरी में लिख रही थी, ताकि वह बाद में कुछ भूल न जाए। उसने सारी इंपॉर्टेंट बातें डायरी में नोट कर ली थी और अपनी चाय का कप अभी खत्म करके रखा ही था कि उसका फोन फिर से बज पड़ा। उसने बिना देखे कि किसका फोन है कॉल रिसीव कर लिया। कॉल की दूसरी तरफ से एक लड़की की बहुत ही खूबसूरत आवाज आई। श्रवु, यह मैं हूँ। मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ। अभी मैं दुबई पहुँच चुकी हूँ, इसीलिए 6 घंटे से भी कम समय में आप अपनी खूबसूरत दोस्त नव्या सिंह को अपने सामने देख पाएंगे, जिसके बारे में आप दिन रात सोचती रहती है। सिया ने अपना सरनामे हिलाया और उसके फेस पर बहुत ही प्यारी स्माइल आ गई थी और उसी स्माइल के साथ उसने कहा, ब्यूटीफुल लेडी नव्या, हमने सिर्फ कुछ ही दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन लगता है आपकी नशा करने की आदत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दूसरी तरफ से तुरंत ही नव्या के खिलखिला के हंसने की आवाज आई। नव्या की हंसी खत्म होते ही वो कुछ देर के लिए चुप हो गई और सिया ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद नव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, श्रवु, हम। श्रव्या ने चाय का मग पहले नीचे रखा और डायरी लेकर एक बार फिर सारे की सारी घटनाओं को चेक करने लगी। नव्या की आवाज से ही वो समझ सकती थी कि कुछ तो गंभीर बात है, इसीलिए उसने डायरी में देखते हुए दोबारा पूछा, क्या बात है। दूसरी तरफ से नव्या ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वह ये बात बताने के लिए अपने आप को तैयार कर रही हो, और फिर धीमी आवाज में कहा, मैंने अभी अभी धैर्य खन्ना को देखा है, श्रद्धा सिन्हा के साथ। वो दोनों मेरे साथ एक ही फ्लाइट में है। वो दोनों वापस आ रहा है। जैसे ही नव्या ने ये कहा, श्रव्या का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके दोनों हाथ फोन और डायरी पर कस गए। नव्या की वह धीमी आवाज उसके कान में गूंजने लगती है, मैंने अभी अभी धैर्य खन्ना को देखा है, श्रद्धा सिन्हा के साथ। वह दोनों मेरे साथ एक ही फ्लाइट में है। फोन की दोनों तरफ सन्नाटा छा जाता है। यहाँ तक कि नव्या जो इस वक्त दुबई में थी वह भी श्रव्या के लिए उदास हो गई। उसे अब ये बात श्रव्या को बताने के लिए अफसोस होने लगा, लेकिन कुछ चीजों का सामना कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है। ये जानते हुए उसने चिंतित होते हुए कहा, श्रवु, क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आता देख नव्या ने चिंतित और गिल्टी टोन में कहा, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। शायद मुझे तुम्हें ये बताना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर तुम अपने सामने अचानक उन दोनों को एक साथ मुस्कुराते हुए देखोगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल और हॉट ब्रोकन होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अभी से इस बारे में पता हो। कुछ देर बाद चुप रहने के बाद श्रव्या ने अपने हाथ में रखी डायरी को धीरे से बंद किया और अपनी आंखें बंद कर ले और एक गहरी सांस लेकर उन्हें खोल दी। उसकी टिमटिमाती आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने बेहद शांत आवाज में कहा, ममम, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। थैंक यू नवू। नव्या ने गहरी सांस ली और फिक्र से भरी आवाज में कहा, क्या तुम सचमुच ठीक हो। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। वो इंसान इस लायक नहीं है कि तुम उसके लिए परेशान हो। नव्या ने अपनी आंखें ऊपर करके बारिश को देखते हुए बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम परेशान होने की जगह कुछ देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेती। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊंगी। फिर इससे पहले कि नव्या कुछ जवाब दे पाती, श्रव्या ने अचानक फोन काट दिया। श्रव्या ने महसूस किया कि अचानक ही उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। एक पूरी जिंदगी खत्म करने के बाद भी उसे इन बातों से अभी भी फर्क पड़ रहा है, ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई। एक तरफा रिश्ता जिसे निभाने के लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया था, अब वो उसे फिका सा लगने लगा।
श्रव्या को अब आज का दिन अच्छे से याद आ गया था। आज के दिन जब नव्या ने उसे बताया कि शौर्य वापस आ रहा है तो वह उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए उसके करीब रहने का रास्ता ढूंढने में पूरा दिन बिता दिया। यहाँ तक कि अपने नाना जी के बताए हुए लड़के से मिलने भी नहीं गई, जिससे उसके नाना जी उससे नाराज हो गए थे। लेकिन इस बार वह ऐसा कुछ नहीं होने देगी, वह उस लड़के से जरूर मिलने जाएगी जिससे उसके नाना जी ने उसके लिए पसंद किया था। अब वो खुद को आगे बढ़ने का मौका जरूर देगी। वो पीछे मुड़ के उस टूट चुके रिश्ते का शोक कभी नहीं मनाएगी। सब कुछ सोचते सोचते श्रव्या के सिर में दर्द होने लगा था, इसीलिए उसने इन सब से ब्रेक लेने की सोची। उसने रूम में आकर डायरी को सही से रखा और किचन में जाकर चाय का मग और बाकी के बर्तन साफ कर दिए। छतरी कैफे। श्रव्या ने अपने बालों को सही करते हुए टेबल से कार की चाबी ली और अपार्टमेंट लॉक करके वो लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर चली गई। श्रव्या बेहद शांति से कार ड्राइव कर रही थी। श्रव्या चाय लवर थी, इसलिए उसने सिटी में एक शांत जगह पर आरोमा चाय की हवेली के नाम सिटी कैफे खोला हुआ था। वो अभी वहीं जा रही थी। वो कैफे श्रव्या के अपार्टमेंट से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर था। ज्यादातर किसी को पता नहीं था कि श्रव्या इस कैफे की ओनर है। वो सिर्फ पर्दे के पीछे से काम करना पसंद करती थी। लोगों के लिए जो इस कैफे के ओनर थे वो थे राजेश किलवानी। राजेश जी एक 50-51 वर्ष के कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर थे। वह हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्हें प्राचीन सभ्यता में बहुत रुचि थी, जिस वजह से उन्हें पुराने तरीकों से चाय कला और पुराने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में बहुत ही दिलचस्पी थी। कैफे काफी पॉश एरिया में था, जिसके आसपास काफी हरियाली थी। ये जमीन उसके नानाजी की तरफ से उसे गिफ्ट में मिली थी। श्रव्या ने कैफे इस तरह डिजाइन करवाया था कि आसपास की ग्रीनरी को कोई नुकसान ना हो। ये कैफे 2 फ्लोर का था। कैफे की सजावट काफी पुरानी पेंटिंग से की गई थी। यहाँ एक बुक सेल्फ भी रखा गया था जिसमें काफी बुक्स का कलेक्शन था। इसके अलावा चेस कैरम जैसी चीजें भी रखी गई थी लोगों के मनोरंजन के लिए। जब श्रव्या ने पहली बार ये कैफे खोला था तब राजेश जी वहां पर हर रोज आते थे चेस खेलने और किताबें पढ़ने। बाद में श्रव्या और राजेश जी की अच्छी बातचीत होने लगी, इसीलिए जब श्रव्या को जॉब में प्रमोशन मिला तो उसने राजेश जी को ये जगह संभालने का ऑफर दिया। उन्होंने भी इस ऑफर को स्वीकार लिया। ये जगह उनके पढ़ने और थीसिस लिखने के लिए बिल्कुल अनुकूल थी। श्रव्या जब कैफे पहुंची तब उसके हाथ में बहुत सारी किताबें थी जो उसने रास्ते में बुक स्टोर से खरीदी थी। कैफे में गिटार की हल्की हल्की धुन सुनाई दे रही थी। वीकेंड में कैफे काफी भीड़ लगी रहती थी। मिस श्रव्या, आप आ गई, कैफे के एक वेटर ने उसे देख ग्रीट करते हुए कहा। कैफे के सभी वेटर श्रव्या को जानते थे क्योंकि वह हर वीकेंड में वहां जाती थी, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को पता था कि वो वहां की ओनर है। बाकी सबको यही लगता था कि वो राजेश जी की स्टूडेंट है, जिस वजह से वो उनकी करीबी दोस्त है। श्रव्या ने उस वेटर की ग्रीट का जवाब सिर हिलाते हुए दिया और फिर वो बुक्स लेकर बुकशेल्फ की तरफ चली गई। श्रव्या ने सभी किताबों को बुकशेल्फ में अच्छी तरह सेट कर दिया। श्रव्या ने जब तक बुक्स सेट कर ली तब तक वेटर उसके लिए उसकी फेवरेट रजवाड़ी चाय लेकर आ गया। श्रव्या हमेशा यही चाय पीती थी। उसने बुक सेल्फ से एक किताब ली और वो पढ़ते हुए चाय का मजा लेने लगी। श्रव्या का ध्यान बुक से तब हटा जब उसके फोन की रिंगटोन उसे सुनाई दी। उसने अपना ध्यान बुक से हटाकर फोन की तरफ देखा तो वो उसके नानाजी का कॉल था। श्रव्या के कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से उसके नानाजी की प्यार भरी और चिंतित आवाज सुनाई दी। श्रव्या, तुम अभी कहाँ है? तुम रेस्टोरेंट जाने के लिए निकाल गई हो। आज मौसम बारिश वाला है तो तुम अपने साथ छाता ले जाना मत भूलना। और हाँ, आपको अटीरा गार्डन व्यू रेस्टोरेंट के फर्स्ट सूट में जाना है तो तुम गलत सूट में मत चली जाना। उस पल श्रव्या को याद आया कि सुबह उसकी अपने नानाजी के साथ किस बारे में बात हुई थी। श्रव्या ने एक गहरी सांस ली, धीरे से चेयर से उठ गई और फिर उस किताब को बुक शेल्फ में सही जगह रखते हुए कहा, समझ गई, मैं अभी बाहर आए हुए हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ टाइम पर पहुँच जाऊंगी। मैं चाहता हूँ आज रात तुम घर पे हमसे मिलने आओ। आज वैभवी भी घर पर है। मैं उससे तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाने के लिए कहूँगा। मैंने सुना है आजकल आप जॉब पर काफी मेहनत कर रही हो। नानाजी ने आह भरते हुए कहा, मुझे शाम को एक फ्रेंड को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है। रात को मैं उसे एक डिनर पर लेकर जाने वाली हूँ। मैं आपसे और माँ से मिलने के लिए फिर कभी आ जाऊंगी। साथ में आपके लिए कुछ बढ़िया नई चाय की पत्तियां लेकर आऊंगी। श्रव्या ने धीरे से उनको समझाने की कोशिश करते हुए कहा। फोन की दूसरी तरफ से नानाजी की दुखी और जेलसी से भारी आवाज आई, क्या तुम्हारे नाना और तुम्हारी माँ तुम्हारी दोस्त जितने इम्पोर्टेंट भी नहीं है? श्रव्या उनकी बात पर हंसने के अलावा कुछ ना कर सकी। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है,
ये कैसा रहेगा कि कल का पूरा दिन में आप दोनों के साथ बिताओ। ये बहुत बढ़िया है। तुमने खुद कहा है, अब तुम अपनी बात से पलट नहीं सकती। दूसरी तरफ से नानाजी ने खुशी से चहकती आवाज में कहा और फोन काट दिया। जब श्रव्या ने अपने फोन में समय देखा तो अभी 11 बज रहे थे। अभी उसकी मीटिंग को काफी टाइम था। वो इस तरह के लंच को डेट नहीं कह सकती, उसके लिए अभी ये सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग थी। अभी लंच में काफी टाइम था तो श्रव्या पहले अपनी माँ और नानाजी के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने की सोची, जिसके लिए वो गाड़ी लेकर मॉल की तरफ चली गई। श्रव्या अपने नानाजी और अपनी माँ से मिले काफी वक्त हो गया था। वैसे तो उसके लिए उनसे मिले एक अरसा हो गया था। जब पिछली लाइफ में उनकी डेथ हुए उसके बाद से ही वो उनसे नहीं मिली थी। अब वो जल्द से जल्द उन दोनों से मिलना चाहती थी। उसे अब उनकी बहुत याद आ रही थी। श्रव्या को हमेशा से टाइम की बहुत कदर थी, इसीलिए वो टाइम की बहुत पंक्चुअल थी। ऐसा बहुत कम होता था कि वो कहीं पर पहुंचने में लेट हो जाए। श्रव्या जब अटीरा गार्डन व्यू रेस्टोरेंट पहुंची तब 1 बज रहा था। तो कैसी होगी श्रव्या की उस अजनबी से मुलाकात, जानने के लिए पढ़ते रहे मेरी ये स्टोरी। चैप्टर 4 पहली मुलाकात। श्रव्या को हमेशा से टाइम की बहुत कदर करती थी, इसीलिए वो टाइम की बहुत पाबंद थी। ऐसा बहुत कम होता था कि वो कहीं पर पहुंचने में लेट हो जाए। जब श्रव्या अटीरा गार्डन व्यू रेस्टोरेंट पहुंची तो 1 बज रहा था। हालांकि अभी लंच टाइम था, लेकिन ये जगह प्रीमियम थी, जिस वजह से यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी। यहाँ रिजर्वेशन के बिना जगह नहीं मिलती थी। श्रव्या को जल्दी ही रेस्टोरेंट का फर्स्ट स्वीट मिल गया था। अंदर जाने से पहले उसने प्राइवेसी के हिसाब से पहले डोर पर नॉक किया और फिर अंदर गई। उसने जब आंखें उठा के सामने देखा तो एक आदमी उसकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। उसने ब्लैक कलर का कस्टम मेड सूट पहना हुआ था और वो इस समय किसी से फोन पर बात कर रहा था। श्रव्या ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए उस आदमी के सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसने सीट पर बैठकर सामने वाले आदमी पर एक नजर डाली। ठीक उसी समय उस आदमी ने भी उसकी तरफ देखा। उसकी समुद्र सी गहरी काली आंखें बेहद खूबसूरत थी, जिसमें अपार गहराई थी। उसकी नाक एकदम परफेक्ट शेप में नुकीली थी। उसके पतले होंठ और उसके चारों तरफ एक बेहद असाधारण सा ऑरा था। फिर भी वो काफी लो प्रोफाइल लग रहा था। वो बहुत रिजर्व टाइप का लग रहा था। उसमें कोई भी दिखावट नहीं थी, फिर भी उसमें शालीनता दिख रही थी। उसे एक पल में ही श्रव्या के दिल की धड़कनों ने शोर करना शुरू कर दिया था, जिससे शांत करने के लिए श्रव्या ने जल्दी से अपनी नजर उससे हटा ली। श्रव्या जल्दी ही होश में आ गई। उसका सुंदर चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। उसकी आंखों में सामने बैठे आदमी के लिए प्रशंसा थी। वो सचमुच बहुत खास था, जो पहली मुलाकात में उसके दिल की धड़कनों को शोर करने के लिए मजबूर कर दिया था। श्रव्या ने अपनी दोनों लाइफ में इस आदमी से ज्यादा करिश्माई इंसान नहीं देखा था। युवान मेहरा ने श्रव्या को एक नजर देखा। उसकी गहरी आंखों में कुछ देर के लिए चमक उठी। उसने श्रव्या को सिर हिलाकर ग्रीट किया, फिर फोन की दूसरी तरफ वाले इंसान से साफ साफ शब्दों में कहा, इस मामले में आपको जो ठीक लगे वो करे। उसकी धीमी आवाज बिल्कुल म्यूजिक की तरह थी, जो बेहद आकर्षक और कानों को सुकून देने वाली थी। उसे एक वाक्य के साथ युवान ने अपनी बात खत्म कर दी और फोन रख दिया। दरअसल सुबह से ही युवान की दादी उसे किसी भी लड़की को पसंद न करने के डांट रही थी और हर 5 मिनट बाद वो उसे डेट के बारे में याद करवा रही थी। इसीलिए उनसे बचने के लिए युवान घर से बाहर निकल गया, लेकिन फिर भी वो उसे फोन करके बार बार याद दिला रही थी। ना चाहते हुए भी युवान को अपनी दादी हिमानी मेहरा के इस प्लान में शामिल होना पड़ा। युवान ने अपने सामने बैठी श्रव्या को शांति से देखा। श्रव्या ने ब्लैक क्रॉप टॉप और ब्लू स्कर्ट के साथ क्रीम कलर का ओवरकोट पहना हुआ था। उसके सुंदर लंबे बालों का बन बनाया हुआ था, जिसमें से कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी और वो काफी आकर्षक लग रही थी। हेलो, आई एम श्रव्या सिम्हा। जब श्रव्या ने युवान को फोन रखते हुए देखा तो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। उसकी आवाज बेहद फ्रेश महसूस हो रही थी। श्रव्या के नानाजी ने बस इतना ही बताया था कि वो जिससे मिलने जा रही है वो उनके पुराने आर्मी के कॉमरेड का पोता था। नानाजी ने बताया था कि वो काफी डिसेंट और अच्छे नेचर वाला इंसान है और उसने पहले कुछ साल आर्मी में अपना योगदान दिया है और उसकी तरह आर्मी स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। श्रव्या आर्मी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी, उसके बजाय उसने लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, जबकि सामने बैठे इस आदमी ने अपनी पढ़ाई आर्मी स्कूल से खत्म करने के बाद कुछ समय तक आर्मी में अपना योगदान दिया था। उसके बाद वो फॉरेन गया था। युवान ने विनम्रता से अपना सिर हिलाया और श्रव्या की तरह मेनू पास करते हुए कहा, हेलो मिस सिन्हा। श्रव्या हल्के से मुस्कुराए और मेन्यू देखते हुए कहा, क्या आपको काफी देर इंतजार करना पड़ा? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा, युवान ने बड़ी सरलता से जवाब दिया।
और फिर वेटर को बुलाने के लिए बेल प्रेस करते हुए कहा, खाने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। श्रव्या और युग ने अपना ऑर्डर दिया, फिर बिना किसी बातचीत के दोनों ने शांति से अपना लंच खत्म कर दिया। हाँ, बीच बीच में युवान ने श्रव्या के लिए खाना सर्व कर रहा था, जो उसकी जेंटलनेस दिखा रहा था। हकीकत में खाना खाते वक्त बिल्कुल खामोशी थी, फिर भी दोनों में से किसी के चेहरे पर बोरियत नहीं दिख रही थी, जैसे कि दोनों को इस तरह की शांति पसंद हो। लंच खत्म होते ही युवान ने मेनू की तरफ इशारा करते हुए श्रव्या से कहा, आप डेजर्ट में क्या खाना चाहेगी? मैंने सुना है यहाँ का डेजर्ट काफी फेमस है। श्रव्या ने मेनू में डेजर्ट की तरफ एक नजर डाली, उसमें काफी अलग अलग डेजर्ट के ऑप्शन मौजूद थे। उसने अपना हल्का सा सिर ना में हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब बिल्कुल भूख नहीं है। आप मीठी चीजें खाना पसंद नहीं करती? युवान ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। भले ही उसने प्रश्नात्मक सवाल पूछा हो, लेकिन उसकी आवाज में पूरा आत्मविश्वास था। श्रव्या ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपना सिर नीचे करके अपनी बात कहने से पहले एक पल के लिए सोच, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ मेरे दांत खराब ना हो जाए इसलिए मीठी चीजें ज्यादा खाने नहीं देती थी। फिर जब मैं बड़ी हुई तो ये मेरी आदत में शुमार हो गया। अब मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे चाय पसंद है। युवान उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए दोनों के लिए चाय मंगवाई। दरअसल युवान को भी ज्यादा मीठा पसंद नहीं था, लेकिन उसने सुना था लड़कियों को मीठा ज्यादा पसंद होता है, इसलिए उसने डिजर्ट के लिए पूछा था। क्या श्रव्या युवान को पसंद कर उसके साथ आगे बढ़ने का फैसला लेगी? जानने के लिए पढ़ते रहे मेरी ये स्टोरी। चैप्टर 5, युवान की श्रव्या के लिए केयर। श्रव्या ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपना सिर नीचे करके अपनी बात कहने से पहले एक पल के लिए सोच, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ मेरे दांत खराब ना हो जाए इसलिए मीठी चीजें ज्यादा खाने नहीं देती थी। फिर जब मैं बड़ी हुई तो ये मेरी आदतों में शुमार हो गया। अब मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे चाय पसंद है। युवान उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए दोनों के लिए चाय मंगवाई। दरअसल युवान को भी ज्यादा मीठा पसंद नहीं था, लेकिन उसने सुना था लड़कियों को मीठा ज्यादा पसंद होता है, इसलिए उसने डिजर्ट के लिए पूछा था। युवान जैसे ही कुछ कहने वाला था कि टेबल पे रखा उसका फोन की रिंगटोन बज गई। कॉल उठाने से पहले उसने श्रव्या की तरफ सॉरी वाले लुक के साथ देखा। कॉल हिमानी जी का था। कॉल उठाते ही हिमानी जी की चिंतित आवाज सुनाई दी, क्या डेट के लिए टाइम पर पहुंच गया था? हिमानी जी की बात सुनते ही युवान की भौहें ऊपर चढ़ गई। उसने थोड़ी देर हिमानी जी को बड़बड़ाते हुए सुना, फिर थके और उदासीनता भरे हुए आवाज में कहा, मैं अभी उसी से मिल रहा हूं, जब मैं घर पर वापस आऊंगा तब हम बाकी की बातें करेंगे। इतना कहते ही उसने चुपचाप फोन काट दिया और फिर श्रव्या की तरफ देखा। श्रव्या उत्तर उसी टाइम हाथ में चाय का कप लिए हुए खिड़की के बाहर आसमान की तरफ उदास आंखों से देख रही थी। बाहर कहीं एक जानी पहचानी धुन बजनी शुरू हुई। क्षमा कहे परवाने से परे चले जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ ना आना। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से है, हर गम से बेगाना होता है। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वह ठंडी हवा उन दोनों के बीच अभी फैली हुए शांति को भंग करने का काम कर रही थी। ठंडी हवाओं की वजह से ना चाहते हुए भी श्रव्या हल्का हल्का सा कांप रही थी। कांपने से बचने के लिए उसने अनजाने में ही अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और उन्हें आपस में रगड़ा। और जैसे ही हाथों को अलग किया, उसे अपने हाथ के पिछले हिस्से में जबरदस्त जलन महसूस हुई और एक ही पल में उसने महसूस किया कि एक बड़ा हाथ उसके हाथ को खींच रहा है। ध्यान से, युवान ने बेहद चिंतित आवाज में कहा। उसी क्षण श्रव्या की नजरें बाहर आसमान से हट गई। फिर उसने महसूस किया कि चाय के छलक जाने के वजह से उसके हाथ पिछला हिस्सा हल्का सा जल गया है। श्रव्या अपने इस व्यवहार से शर्मिंदा थी, जिस वजह से उसकी स्थिर आंखों में नमी की वजह से धुंधलापन आ गया। वो अपने हाथों को छुपाना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले वो हिल पाती, युवान ने अपना व्हाइट रुमाल धीरे से उसकी तरफ बढ़ाया। श्रव्या एक पल के लिए झिझकी, फिर धीरे से मान गई। उसने अपनी हाथ के पिछले हिस्से में लगी चाय को रुमाल से हल्के हाथों से साफ कर दिया। थैंक यू। श्रव्या ने धीरे से एक बार फिर उसे शुक्रिया कहा और उसके छोटे से चेहरे पर इस वक्त गिल्टीपूर्ण मुस्कान थी। क्या आपको ज्यादा चोट लगी है? युवान ने उससे पूछा, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें श्रव्या के लाल हो गए हाथ पर गई, उसकी भौहें ऊपर चढ़ गई। श्रव्या ने हल्के से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों की चमक फीकी सी पड़ गई थी, फिर भी वो हल्के से मुस्कुराई और धीमे से कहा, कोई बात नहीं, मैं वापस घर जाकर इस पर बर्फ लगा दूंगी। आकाश में इतना क्या दिलचस्प है कि उसने आपको अपने में खोने के लिए मजबूर कर दिया? युवान की आंखों में एक चमक थी।
क्योंकि उसने अभी खिड़की के बाहर देखा जहां श्रव्या कुछ देर पहले देख रही थी, लेकिन उसे सिर्फ धुंधला आकाश दिखाई दिया। आकाश में बादल छाए हुए थे और बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिस वजह से खिड़की से आने वाली हवा में नमी का एहसास हो रहा था। मैं वास्तव में इस तरह का आसमान देखना पसंद नहीं करती हूँ। ऐसे बूंदाबांदी वाली बारिश मुझे पसंद नहीं है। श्रव्या ने अपने झुलसे हुए हाथ को धीरे से छुपा लिया और युवान की तरह खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, लगता है इस बार मुंबई में बारिश बहुत जल्दी आ गई है। अभी तो मानसून शुरू भी नहीं और पहले से ही मौसम ऐसा हो गया है। मम्मा, इससे पहले जब मैं प्लाजा से गुजर रहा तो वहां लोगों को कहते सुना था कि अगले 2 दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। युवान ने जवाब दिया और फिर अचानक अपनी नजरें टेबल की तरफ कर दी। युवान अपनी चाय का कप उठाने ही वाला था कि उसने देखा कि श्रव्या अभी भी अपने हाथ का पिछला हिस्सा पकड़े हुए थी। उसने तुरंत अपना हाथ आगे करके श्रव्या के उस दूसरे हाथ को हटा दिया जो जले हुए हाथ को छुपा रहा था। युवान ने देखा कि श्रव्या के हाथ के पीछे का पूरा हिस्सा लाल हो चुका था। ये देख उसकी भौहें ऊपर तन चुकी थी। वो थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर अपनी जगह से उठते हुए अपना बैग उठाया जो एक तरफ रखा हुआ था। श्रव्या थोड़ी देर के लिए अवाक रह गई। उसकी आंखों में उदासी छा गई और वो उसे रोकने के लिए कुछ कहने ही वाली होते हैं कि युवान की धीमी आवाज सुनाई दी, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अगर ये ऐसे ही रहा तो आपको और ज्यादा टाइम तक दर्द होगा। फिर श्रव्या के राजी होने का इंतजार किए बिना वो बाहर जाने लगा। युवान अभी गार्डन व्यू कैफे से बाहर निकला कि उसके असिस्टेंट ने कार को उसकी तरफ बढ़ा दिया। हालांकि कार बहुत लग्जूरियस नहीं दिख रही थी, लेकिन ये एक रोल्स रॉयल्स की फोंटम कार थी। ये कार बाहर से लो प्रोफाइल लगती थी पर अंदर से इसे लग्जूरियस तरीके से डिजाइन किया गया था। ये बिल्कुल अपने ओनर की तरह थी, बाहर से बिल्कुल लो प्रोफाइल थी। उनके बाहर के देखाव की वजह से उनके अंदर की लग्जरी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। बॉस, असिस्टेंट ने जल्दी से कार रोकी और युवान को ग्रीट करते हुए कहा। हालांकि जब उसने श्रव्या को युवान के पास देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक दमदार मुस्कान आ गई थी। अपने आप की शांत करते हुए उसने एक नजर अपने बॉस की तरफ देखा, लेकिन उसका बॉस अभी भी हमेशा की तरह उदासीन दिख रहा था। युवान ने अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह विराज है। श्रव्या ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, हेलो, आई एम श्रव्या सिन्हा। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस सिन्हा। विराज ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। युवान ने श्रव्या को अंदर बैठने का इशारा किया। श्रव्या को याद आया कि उसकी कार पार्किंग में पड़ी है, तो उसने धीरे से कहा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कार लेकर आई हूँ। युवान ने श्रव्या के हाथ की तरफ देखा तो उसका हाथ पहले से ही लाल और हल्का सा सुजा हुआ लग रहा था। उसने श्रव्या की तरफ घूरते हुए धीमी आवाज में बोला, क्या आप श्योर हो कि आप इस तरह के हाथ के साथ ड्राइविंग कर सकते हो? श्रव्या ने अपने हाथ की तरफ देखा। अचानक ही एक तेज दर्द की वजह से उसके चेहरे पर लकीरें खींच गई। ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले विराज ने युवान का बैग पीछे की सीट पर रख दिया। ये देख के श्रव्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर कार में बैठ गई। विराज ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, बॉस, कहाँ जाना है? ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल। बैग से एक पेपर निकलकर उसे पढ़ने से पहले स्पष्ट रूप से कहा। श्रव्या ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी सीट पर शांति से बैठ गई और अपने हाथ को जिस पर चोट लगी थी उसे घुटने पर रखा और दूसरे हाथ से उस हाथ को पकड़ा हुआ था। फिर उसने अपना सिर खिड़की से टिकाकर बाहर का नजारा देखने लग गई। बाहर चारों तरफ कोहरा था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पैदल चलने वाले लोग छाता लेकर चल रहे थे। बाहर के मौसम के हिसाब से बाहर सर्द हवा चल रही थी, जिसकी हल्की सी ठंड खिड़की से कोनों से अंदर आ रही थी। फिर भी कार के अंदर गर्माहट महसूस हो रही थी जो उस ठंड को दूर कर रही थी। मुंबई शहर बहुत बदल गया है। युवान की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। श्रव्या ने अपना सिर घुमाकर युवान की तरफ देखा। वो अभी पेपर पढ़ना छोड़ के खिड़की के बाहर देख रहा था। श्रव्या को अचानक याद आया कि वो पिछले कुछ वर्षों से विदेश में रह रहा था, इसीलिए वो मुस्कुराए और बोली, हाँ, खास करके इन पिछले 3-4 सालों में नई पंचवर्षीय योजना जारी होने के बाद से ये जगह कुछ ज्यादा विकसित हो गई है और अब तो शहर के उत्तर में एक नया एरिया डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। साइनिंग वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के पास वहाँ काफी प्रोजेक्ट थे और श्रव्या उन एक प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी, इसीलिए श्रव्या इस बात से काफी अच्छी तरह वाकिफ थी। मैंने इस बारे में सुना है। युवान ने अपनी नजरें खिड़की के बाहर से श्रव्या की तरफ करते हुए कहा। उसकी तरफ देखते हुए युवान का ध्यान उसके हाथों पर पड़ा। उसने देखा कि श्रव्या के हाथों में सूजन और ज्यादा बढ़ गई है, तो उसके माथे पर चिंता की लकीर खींच गई।
उसने विराज से कहा, कार तेज चलाओ, हम 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाने चाहिए। युवान का ऑर्डर सुनते ही विराज ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कार की स्पीड तेज कर दी। अभी वीकेंड था, लेकिन कोहरे और हल्की बूंदाबांदी की वजह से रास्ते में उतनी ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी जितनी वर्किंग के दिनों में रहती है, इसीलिए कार तेजी से रास्ते पर से गुजरते हुए 10 मिनट में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंच गई। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में कंसल्टिंग रूम में डॉक्टर ने श्रव्या के हाथ को चेक करते हुए कहा, आप लकी है कि अभी तक फफोले नहीं पड़े, नहीं तो ये ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता। फिर उसे कुछ दवाई घाव में लगाने के लिए प्रिस्क्राइब करते हुए कहा, इस दवाई को डेली हल्के हाथों से चोट पर लगाना है और कुछ दिनों के लिए घाव को गीला नहीं होने देना है। जब डॉक्टर ने श्रव्या को उसके हाथ में दवाई लगाने में मदद की तो उन्होंने उसे दवाई लगाने की प्रोसेस समझाई। थैंक यू डॉक्टर, श्रव्या ने उन्हें आभार व्यक्त करते हुए कहा। कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर मेडिकल से दवाई ले लेना, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देते हुए कहा। जैसे ही श्रव्या वो प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए हाथ बढ़ाती, उसके बगल वाला इंसान काफी तेज था, उसने डॉक्टर के हाथ से वो प्रिस्क्रिप्शन ले लिया। बेपरवाही से उस प्रिस्क्रिप्शन को एक बार देखने के बाद उसे विराज को थमा दिया जो उनके पीछे खड़ा था। कंसल्टिंग रूम से बाहर निकलने के बाद युवान ने विराज से कहा, तुम ये दवाई लेकर आओ, हम बाहर कार में तुम्हारा वेट करते हैं। ये सुनकर विराज ने अपना सिर हाँ में हिलाया और दवाई लेने के लिए मेडिकल की तरफ चला गया। चलिए चलते हैं, युवान ने श्रव्या की तरफ देखते हुए कहा। खाली लॉबी में उन दोनों के चलने की आवाज गूंज उठी। श्रव्या आगे चल रही थी और युवान ठीक उसके पीछे चल रहा था। इस खाली लॉबी में उनके तालबद्ध कदमों की आवाज म्यूजिक की तरह लग रही थी। दोनों में से किसी ने भी इस बीच कुछ नहीं कहा था। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकले तो बारिश अभी भी हो रही थी और आसमान में बादलों की वजह से शाम जैसा लग रहा था। कोहरे की वजह से स्ट्रीट लाइट भी शुरू कर दी गई थी। श्रव्या ने समय देखा तो अभी सिर्फ 4 बजे थे। आज के लिए थैंक यू सो मच, श्रव्या ने अपना पट्टी बंधा हुआ हाथ ऊपर करते हुए कहा। उसका खूबसूरत चेहरा एक आभारी मुस्कान के साथ चमक उठा। युवान ने धीरे से जवाब देने से पहले अपना सिर हिलाया, आप पहले ही रास्ते में मुझे 5 से ज्यादा बार थैंक्स कह चुकी है। युवान की बात सुन श्रव्या शर्मिंदा दिख रही थी और वो अपनी बात को उसे समझाना चाहती थी कि तभी उसके फोन की रिंगटोन बाज उठी। अपना फोन निकलने से पहले उसने युवान को माफी मांगते हुए देखा। फोन में नव्या की कॉल आ रही थी। तभी श्रव्या को एहसास हुआ कि अब उसे काफी देर हो चुकी है। पहले वो इस इंसान के साथ लंच के तुरंत बाद नव्या को लेने एयरपोर्ट जाने के लिए निकलने वाली थी, लेकिन उसे ऐसा हादसा होने की उम्मीद नहीं थी। अब वो खुद से परेशान होकर फोन उठाने से पहले गहरी सांस ली। हेलो श्रवु, मैं अभी प्लेन से उतरी हूँ। क्या तुम अभी गाड़ी चला रही हो? क्या तुम लेट हो कि लेने आना भूल गई हो? कॉल अभी उठाया ही था कि नव्या की मीठी और ऊंची आवाज सुनाई दी। वो लगातार सवाल पर सवाल पूछ रही थी। श्रव्या को फोन थोड़ा कान से दूर ले जाना पड़ा और उसके बगल में खड़े युवान को भी उसकी बात साफ सुनाई दे गई। श्रव्या ने फोन वापस कान से लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, मेरे लिए थोड़ी देर वेट करो। फिर नव्या की बात सुने बिना ही उसने फोन रख दिया। क्योंकि वो उसका स्वभाव बहुत अच्छे से जानती थी, वो निश्चित रूप से काफी देर तक बातें सुनाती। श्रव्या ने बारिश को देखा जो लगातार बरस रही थी और वो सोच रही थी कि कैसे वो अपनी कार लेने जाए, जो कि गार्डन व्यू रेस्टोरेंट में पार्क है। हॉस्पिटल से गार्डन व्यू रेस्टोरेंट आधे घंटे की दूरी पर था और अगर वह अभी रेस्टोरेंट जाके अपनी कार लेने जाती है तो निश्चित रूप से उसे और ज्यादा देर हो जाएगी। और इसके अलावा उसके हाथ की अभी जो स्थिति है उसे देखते हुए वो ड्राइव करने का सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए श्रव्या अभी केवल कैब बुक करने के बारे में ही सोच सकती थी। जल्दी में कहीं जाना है। अचानक बाजू में से युवान की आवाज आई। श्रव्या ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें युवान की आंखों से मिली। उसने उसकी तरफ देखते हुए धीरे हाँ में सिर हिलाया। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा थी कि शाम को मैं उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाऊंगी, लेकिन मैं टाइम के बारे में भूल गई। आज के लिए वंस अगेन थैंक यू। अगली बार मैं आपको डिनर पे लेकर जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे जरूरी काम है तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। श्रव्या अब ज्यादा इस बारे में परवाह नहीं कर सकती थी। श्रव्या ने अपनी बात पूरी करने के बाद अपना बैग उठाया और बारिश में अपना सिर ढकते हुए कैब की तरफ चली गई। क्या इतना ही था श्रव्या और युवान का साथ? जानने के लिए पढ़ते रहे मेरी ये स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।